नमस्कार, न्यूज़ अड्डा पर मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। आज हमारे साथ हैं एक खास शख्सियत डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, पूर्व IAS अधिकारी हैं और मुस्लिम पसमानदा समाज के लिए भी काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में बीते 9 से 10 सालों में जिस तरह से अति पिछड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, धारा 340, 341 और 342 को लेकर कई बार आवाज़ें भी उठाई गई और आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें रोहिणी आयोग है उस पर बात की है। तो हम सीधा रुख करते हैं डॉक्टर अनीस अंसारी साहब की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसको लेकर अभी तक जो मौजूदा सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उसका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा पर। और सवाल ये है कि धारा 340, 341 और 342 कई बार योजनाएं बनी और कई बार इसको पटल पर रखा गया, लेकिन उसको अंजाम नहीं पहुँचाया गया। क्या वजह हो सकती है? मैं 341 से शुरू करूँ। आर्टिकल 341 के तहत एक शेड्यूल या फहरिस्त या सूची लगी हुई, जिसमें उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनके लिए राज्य को अथराइज किया गया कि वो चाहे तो उनके लिए रिजर्वेशन या स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल विशिष्ट व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। उसके तहत 1950 से रिजर्वेशन की व्यवस्था है। पूरा पैक्ट के तहत जो अमेरिका साहब और महात्मा गांधी की भी होता है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की आबादी 23% के आसपास है, कास्ट की होता है तो 23% रिजर्वेशन। लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, OBC में, शेड्यूल ट्राइब में कई मज़हब के लोग, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। 1950 में एक शास्त्रीय आदेश और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी करते हुए कहा गया कि आर्टिकल 341 में जो दलितों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो सिर्फ हिंदुओं को मिली। बाद में सिखों की तरफ से जब इसको बहुत वावेला बचा, मास्टर तारा सिंह ने आर्टिकल 341, तो मास्टर तारा सिंह ने जब बहुत धमकाया गवर्नमेंट को, तो सिखों को 1956 में शामिल कर दिया। 1990 में VP सिंह साहब ने बुद्धिस्ट को शामिल कर दिया। अब 3 कम्युनिटी जो शेड्यूल में है उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन मुसलमान और ईसाई वो भी तो शेड्यूल में है, जैसे धोबी सभी कम्युनिटीज़ में। तो अब मुसलमान होने को चाहिए, मुसलमान धोबी है तो उसको नहीं मिलेगा सुविधा। हिंदू हो धोबी हो जाए या हिंदू हो जाए तो उसको ये प्योरली कम्युनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। तो ये जैसा कि 1950 में खत्म होना चाहिए। अब आर्टिकल इस पर एक हक में और बता दूँ, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने इसमें बहुत साफ लिखा था कि ये मज़हब की बुनियाद पर जो महरूम किया जा रहा है मुस्लिम और ईसाई दलितों को, ये आर्टिकल 14, 15, 16 और 341 और 25 की खिलाफ वर्जी। सरकार को चाहिए कि इस पर गौर करें। दूसरी चीज़, आर्टिकल 340 में भी ये व्यवस्था है कि जो तबके सामाजिक और तालीमी लिहाज से पिछड़े हैं उनके लिए सरकारें कमीशन लगा सकती हैं और व्यवस्थाएँ करें। उसी के तहत 1990 से VP सिंह साहब की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन के मुखालफत किसने की? RSS के लोगों, BJP के लोगों ने सड़कों पर निकल के अपने आप को आग लगा देते। तो उनसे उम्मीद रखना कि ये लोग रोहिणी कमीशन को लागू कर देंगे, मुझे लगता है बहुत ही कमज़ोर बात है। आपने RSS का नाम लिया क्योंकि 1940 में सदाशिवराव गोलवलकर ने अपनी किताब लिखी वर्बदा रूट आइडेंटिफाई की, तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में निचली जातियों को या मुस्लिम को या सिखों को या ऐसी जातियों की जो अल्पसंख्यक उसमें आती है, उनका अगर समर्थन कोई भी सरकार करेगी तो मुझे ऐसी आज़ादी से गुलामी ज़्यादा पसंद है। क्या लगता है अभी मौजूदा वक्त में उनकी सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, उस पर भी कोई काम नहीं कर रहे और जातिगत आधार पर एक वैमनस्य और एक जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। इसे लेकर देखिए, RSS ने गोलवलकर साहब ने 2 किताबें लिखी। उन दोनों किताबों में यह कहा गया है कि आज़ाद हिंदुस्तान मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को कोई सिविल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, न वो मांगेंगे न उनको दिया जाएगा। और ये एजेंडा खाली 1939 से नहीं शुरू, गोलवलकर साहब, वो जो इनके वीर बहादुर हैं जो सावरकर साहब, उनकी किताब में हिंदुत्व जो किताब उसमें यही लिखा हुआ है। हाँ, गोलवलकर से पहले। तो RSS की तो पूरा खमीर एंटी माइनॉरिटीज़ पे है। वो रिलीजन की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश 100 साल से कर रहे हैं, 1925 में।
सबसे पहले 1925 में लाला लाजपत राय ने उस वक्त के पायनियर अखबार को लेटर टू एडिटर में डिमांड रखी थी कि हिंदुस्तान को मज़हब के बुनियाद पे डिवाइड कर देना चाहिए। मुस्लिम लीग ने तो 1940 में उठाया था, ये 1925 की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो आरएसएस का जो खेमा है ये शुरू से मुल्क को रिलीजियस आइडेंटिटी की बुनियाद पर चलाना चाहता है। मगर क्यों चलाना चाहता है? क्योंकि उनको पता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में जमहूरियत आई, जमहूरियत आने में जो छोटे तबके ओबीसी, दलित, महिलाएं, इनके नंबर ज़्यादा होंगे, तो अपना जो अपर कास्ट डोमिनेशन है उसको कायम रखने के लिए उन्होंने रिलीजन को बीच में खड़ा कर दिया। उनको इससे मतलब नहीं कि हिंदुओं को क्या हो रहा है, हिंदुओं को क्या हो रहा है, उनको इससे असल मतलब है कि चित्पावन ब्राह्मण जो नागपुर जो फाउंडर थे आरएसएस के, उनकी आबादियाँ, उनकी बरादियाँ महफूज हैं। इसके लिए ये लोग कास्ट थे। और मुसलमानों को, ईसाइयों को तो ज़बरदस्ती इसलिए करते थे ताकि ओबीसी का जो तबका है वो रिलीजन के नशे में फंसा रहे और इनके खिलाफ आवाज़ न उठाए। अम्बेडकर साहब का आपने जिक्र किया, मैं कहना आपसे जरूर चाहूँगा कि 17 से जो उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी ऊंची जाति और नीची जाति को लेकर समानता की बात की थी उन्होंने, उस पर उनका काफ़ी विरोध उस वक्त में किया गया, लेकिन उस लड़ाई को उन्होंने जीता। और ये खास वजह है कि धारा 341 की बात करें या 340 या 342 की जातिगत आधार पर आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, धार्मिक आधार पर नहीं की गई। सामाजिक जो मुद्दे उसमें आए उसको लेकर अभी महिला आरक्षण को जिस तरह से उन्होंने पास किया है वो भी एक तरह का माहौल बनाया गया है। आप देखने का होगा महिला आरक्षण में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। महिला आरक्षण का इनडायरेक्ट असर ये होगा कि 33% यानी 1/3 पार्लियामेंट की सीटों में 23% तो चली जाएंगे शेड्यूल कास्ट, जो इन एनी केस उनका हक है। 1950 से शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के तनासब में 23% रिजर्वेशन मिल रहा है। अब जो बाकी है 33% का, जो 23% हटा लें, 1/4 हटा लें, बाकी जो है रिजर्वेशन उसमें अपर कास्ट की पढ़ी लिखी, पहले से ज़्यादा समरस, पहले से ज़्यादा होशियार लड़कियाँ खड़ी होंगी और वो सीटें जो दूसरे गरीब तबकों को मिल जाती हैं वो चली जाएंगी अपर कास्ट तक। तो अब एक तरीके से आरएसएस और बीजेपी ने अपर कास्ट तबके की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। ये ज़रूरी है, इसमें 27% सब कोटा, 33% महिलाओं को उसमें दिया जाए। जैसे मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 1994 से नगर पालिका और पंचायतों के इलेक्शन में 27% और 23% सब कोटे की व्यवस्था रखी, वही इसमें भी रखना चाहिए। राहुल जी ने डिमांड की है, सोनिया जी ने डिमांड की है, और 2024 में अगर सरकार पलटती, जिससे बड़ी उम्मीद है, तो ये हो भी जाएगा कि 24%, 27%, 33% में 27% ओबीसी, वो बहुत फेयर सही है। एक सवाल अगर आपको सुना था, आखिरी सवाल, 1935 में एक रिहेबिलिटेशन सरकार बनाई थी, जिसे कहते हैं प्रवासी सरकार। उस वक्त अल्पसंख्यकों को 80% आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन आज़ादी के बाद जब मोदी की सरकार बनी, कांग्रेस ने भी जिस तरह से यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ में, पिछड़ी जातियों के साथ में, ट्राइब्स के साथ में जो इस तरह का बर्ताव रखा गया, वही एक वजह है कि आरएसएस ने उसको कैच किया। और आज हिंदुस्तान में जब कोई जाति जनगणना की बात करता है तो वो इसका विरोध करते हैं, कॉमन सिविल कोड की पैरवी करते हैं। बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना कराई गई उस पर अभी इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि वो फर्जी कराई गई। देखिए ऐसा ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 27%, उसमें धर्म का कोई फर्क नहीं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी मज़हब का अगर उस बिरादरी में शामिल है तो उसको सुविधा मिलती है। शेड्यूल्ड ट्राइब, उसमें भी कोई धर्म का चक्कर नहीं है। 47 सीटें पार्लियामेंट की शेड्यूल्ड ट्राइब। मान लें कि आपको कुपवाड़ा की सीट है जम्मू में या मुजफ्फरनगर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़रिए रहते हैं, हिंदू मुसलमान में, मुसलमान गड़रिया खड़ा हो जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब जहाँ रिजर्व सीट है उसको कोई नहीं रोक सकता। मगर शेड्यूल्ड कास्ट में 1950 में, आपने सही कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, 1950 में 10 अगस्त को ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कह दिया गया कि हिंदुओं को खाली मिलेगी सीट। बाद में 56 में सिखों को शामिल किया, 1990 में बुद्धिस्ट को शामिल किया। अब हमारी डिमांड है कि ये मज़हब का जब कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं बल्कि रोक रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिला ये तमाशा लगा रहा है, हटना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल हमारा ये है कि मोदी का अभी जो तस्वीरें आ रही है देश में, जिस तरह से देश के चौथे स्तंभ को अटैक किया जा रहा है, अभी आपने न्यूज़ लिंक को देखा होगा, उसमें कई पत्रकारों के खिलाफ इस तरह के मामले आए। न्यायिक संस्थाओं का दुरुपयोग पिछले 9 से 10 सालों में पहले भी होता रहा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता,
लेकिन जिस तरह से जो न्यायिक संस्था है उनको जो पैरालाइज किया जा रहा है और एक खास वर्ग है इस देश का उसे एंटरटेन करने के लिए किया जा रहा है क्या? ये इस वजह से है कि आरएसएस वाले जमहूरी सिस्टम पे यकीन ही नहीं रखते। अगर उनको मौका मिल जाए तो कल वो मनुस्मृति को ला के यहाँ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना दें। मैंने सुना है कि उन्होंने बना के रखा हुआ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का बना हुआ है जिसमें मनुस्मृति की प्रावधान लागू हो। तो जनता बहुत सजग है तो उनको घुसने नहीं दे रही। अब ये जो पत्रकारों पे हमला हुआ ये जानबूझ के किया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है। पत्रकार जो है फोर्थ स्टेट कहलाते हैं, चौथा पिलर है जमहूरियत का, उनको इसलिए डराया जा रहा है कि सच न दिखाएं। अब पत्रकार की तो बुनियादी जिम्मेदारी है कि कहीं पर ज्यादती हो रही है शेड्यूल कास्ट के साथ, पसमानदा के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, उनको बताए ये लोग नहीं चाहते कैसा। तो इसको मैं ज़ाती तौर पर कंडेम करता हूँ। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी इसको बहुत खुल के अपोज कर रही है। कांग्रेस पार्टी अजय राय जी ने इंटरव्यू में कहा है, राहुल जी ने कहा है। इसको जनता को समझना चाहिए कि ऐसी सरकार को क्यों कहने पे लादे हुए।